देखो एरोमेटिक एमीन हम उस एमीन को बोलते हैं जिसमें NH2 या नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रिंग में आ रहा है, डीलोकलाइज्ड है। क्यों? sp2 नाइट्रोजन है और लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर वाला sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा बेसिक होगा, या एलिफेटिक एमीन अगर कोई ले ले। एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में अगर हम बेसिसिटी का कंपैरिजन करें तो ज्यादा स्ट्रांग बेस कौन सा होगा? एलिफेटिक। क्यों? अगर बेसिसिटी का कंपैरिजन करें तो एलिफेटिक एमीन ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो एक बात तय हो गई कि एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन्स। ये बात लिख लेना ना। एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि प्रेजेंस ऑफ ERG से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों? और प्रेजेंस ऑफ EWG से बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। ठीक है ना? तो अगर यहां पर ERG लगाए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और वो भी मेटा या पैरा पोजिशंस पे, so this will be more basic as compared to the aniline itself, right? It will be more basic than aniline. And if you know aniline is having any EWG means electron withdrawing group at any position, ortho, meta or para, then it will always decrease the basic strength. नहीं, एमिडीन ज्यादा होता है। सही करो जरा, अगर मैंने ऐसा लिखवा दिया तो उसको सही करो। मैंने 4 ऑर्गेनिक बेसिस के बारे में बताया था, एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एमिडीन और एमाइड, है ना। उसमें एमिडीन सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर एलिफेटिक, फिर एरोमेटिक, फिर एमाइड। थर्ड नहीं, थर्ड करो, वो मैंने मिस्टेक कर दी, इसका मतलब ना पहले लेक्चर में मैं बता देता हूं, एमिडीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर एलिफेटिक, ठीक है ना, फिर एरोमेटिक और फिर एमाइड्स। मुझे लगता है कि मैंने लिखते समय सेकंड लिख दिया होगा, लेकिन मैंने बोला यही था कि एमिडीन ही ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है ना। एमिडीन्स आर मोस्ट बेसिक आउट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेसिस, राइट। बात समझ में आ गई। तो एरोमेटिक एमीन्स में अगर ERG लगाया जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और EWG लगाया जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। और आप देखें तो मैंने ERG ऑर्थो पे नहीं लगा रखा, मेटा और पैरा पे लगा रखा है। ठीक है ना। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर generally less basic than aniline itself. Ortho substituted anilines are generally less basic than aniline itself. ठीक है ना। एनिलीन से, खुद एनिलीन से ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ज्यादा जनरली कम बेसिक होते हैं। ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा दें, बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन की अपेक्षा सामान्यतः घट जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई बेस H+ एक्सेप्ट करता है तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद वो एक कैटायन बनाता है, और जितना स्टेबल ये कैटायन होगा बेस की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। और सॉल्यूशन में H2O के मॉलिक्यूल्स इसको सॉल्वेशन स्टेबिलिटी दे रहे हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये सॉल्वेशन स्टेबिलिटी इसको मिल रही है। एंड मोर स्टेबल द कैटायन, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, राइट। तो सॉल्वेशन स्टेबिलिटी से इस कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा है। ठीक है, मतलब लेकिन मान लो कोई
ऐसा एनिलीन है जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो ERG हो चाहे वो EWG हो। दिस ग्रुप में भी इधर ERG और EWG। लेकिन इस ग्रुप की प्रेजेंस से, इसके बल्की नेचर की वजह से, जब इस पर प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन के बाद ये नाइट्रोजन जब कैटायन की फॉर्म में जाएगा तो उसके बाद ये जो G है ना, G, ये अपने बड़े आकार के कारण यहां पर वाटर को आने से रोकेगा। क्यों? बात समझ में आ रही है? तो ये SS2H2O यहां पर ले आएगा। क्या कहते हो? SS2H2O से क्या होगा? Kb घट जाएगा। क्या कहते हो? वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी हिंडर्ड, देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर मॉलिक्यूल्स and the approach of water molecule towards N plus will be little decreased because of the bulky size of the G। तो ये जो G है वो ER2O से, तो ये वाटर को रिपल करना शुरू करेगा। वाटर जो नजदीक आकर स्टेबिलिटी दे रहा था और उसकी स्टेबिलिटी देने की वजह से बेस की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, वो अब यहाँ पर कम हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड द फंडा? यू अंडरस्टैंड व्हाई ortho substituted anilines are generally less basic as compared to aniline itself? That is because of SS2H2O। ठीक है? SS2H2O is a base weakening effect। नोट। और ये है पैराटोलुइडीन। ठीक है ना? इनके नाम होते हैं टोलुइडीन। और एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एनिलीन खुद। राइट? अब जरा मुझे बताओ, पहले वाले केस में क्या क्या इफेक्ट है? प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई, और साथ में यहाँ SS2H2O भी है, तो इस वजह से ये तो वीक हो जाएगा। यहाँ पर प्लस आई लग रहा है। वैसे तो ये डोनर है, लेकिन इसने SS2H2O की वजह से बेस की स्ट्रेंथ को वीक कर रखा है। फिर उसके बाद ये हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। तो अगर हम इसमें Kb का ऑर्डर देखें तो थर्ड सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर फोर्थ, और इसमें से फर्स्ट सबसे कम बेसिक हो जाएगा। और एक और जरा खास बात देखो यहाँ पर, जब हम मतलब NH2 के ऊपर CH3 लगाते हैं ऑर्थो पर, जिसका नाम है ऑर्थोटोलुइडीन, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ टोलुइन मींस एनिलीन की अपेक्षा कम होती है। ठीक है ना? जबकि ये डोनर है। CH3 is an electron donor, but it decreases the basic strength when it is present at the ortho position of aniline. At the same time, if you remember, generally donors basic strength को बढ़ाते हैं, लेकिन इसने घटाया, और जनरली डोनर्स एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, लेकिन जब यही CH3 बेंजोइक एसिड पर लगता है ऑर्थो पर, तो ये बढ़ा देता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। क्यों? इसका नाम है टोलुइक एसिड। टोलुइक एसिड, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड तो बता ही सकते हो, कभी भी इसका आयुपैक नाम तो लिख ही सकते हो। और ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ये कंट्रेरी जैसा एक कंसेप्ट है कि वही मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाना चाहिए, लेकिन करता उल्टा है। एनिलीन पर लगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, और बेंजोइक एसिड पर लगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहाँ पर SS2H2O की वजह से घटाया, और यहाँ पर SIR ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बढ़ाया। ठीक है ना? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कोई और ग्रुप लगाकर देखें, फॉर एग्जाम्पल कोई और ग्रुप बताओ। Cl लगा लेते हैं, आपका फेवरेट Cl लगा ले, ऑर्थोक्लोरोएनिलीन। ठीक है ना? फिर मेटाक्लोरोएनिलीन, फिर पैराक्लोरोएनिलीन, और फिर एनिलीन। राइट? तो जरा इफेक्ट्स बताना। -I डोमिनेंट ओवर प्लस है, और साथ में यहाँ पर एक वो वाला कांड भी हो रहा है, SS2H2। तो ये तो वैसे ही कमजोर है, ये -I है, ये -I डोमिनेंट ओवर प्लस M। ठीक है ना? तो इन चारों में सबसे ज्यादा अच्छा बेस तो एनिलीन खुद है। उसके बाद थर्ड -I दूर है, तो -I दूर हो गया। फिर सेकंड, और फर्स्ट इनमें सबसे कमजोर है, दो कारणों से।
SH2H2O और -I भी पास में ही लग रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो NO2 लगा देते तो ये होता, जैसे मैं बनाऊं ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, ठीक है ना, फिर मेटा नाइट्रोएनिलीन, उसके बाद फिर पैरा नाइट्रोएनिलीन, और आखिरी स्ट्रक्चर ये ले लिया एनिलीन वाला। तो जरा बताना क्या क्या इफेक्ट्स लग रहे हैं भाई। ये तो बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, और SH2H2O और हो जाएगा। यहाँ पर केवल -I काम आएगा, यहाँ -M और -I, जहाँ कहीं इसका -M ऑपरेट हो रहा होगा यहाँ वहाँ पर ये बहुत ही तगड़ा खींचू बन जाएगा। तो जरा बताओ, सबसे ज़्यादा एसिडिक तो 4 खुद है, उसके बाद सेकंड कमज़ोर -I से वो कमज़ोर है थोड़ा, उसके बाद फिर थर्ड, फर्स्ट में कई सारी परेशानियाँ हैं, क्यों -M -I भी है, SH2H2O भी है, ठीक है। फैक्ट बता देता हूँ, इन एरोमेटिक एमीन्स ये जो KB का ऑर्डर चलता है ना वो 321 का होता है, 321, यानी कि एरोमेटिक एमीन्स में जैसे एलिफेटिक में होता है 231, वैसा नहीं होता। ये टर्शरी एरोमेटिक है, ये ज़्यादा बेसिक है सेकेंडरी एरोमेटिक से, ये सेकेंडरी एरोमेटिक से ज़्यादा बेसिक है, और प्राइमरी जो है वो सबसे कम बेसिक है इस लिस्ट में, राइट। क्लियर होगी बात। एक और बात देखो, जब हम ये कहते हैं कि साहब NH2 के ऑर्थो पर आपने CH3 लगा दिया, मान लो यहाँ 2 CH3 लगा दो, है? तो यहाँ SH2H2O हो जाएगा, क्यों? जिसकी वजह से KB जो है वो घट जाता है, बात समझ में आई, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर क्राउडिंग हो जाएगी तो H2O का सॉल्वेशन इफेक्ट घट जाएगा, क्योंकि H2O को वहां नजदीक पहुंचने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मान लो ये NH2 की जगह पर हम लोगों ने ले लिया होता है NCH3CH3, अब ये एक बड़े साइज का ग्रुप है, और इसके पड़ोस में अगर CH3 लगाओगे तो यहां पर SIR हो जाएगा। हाँ, दिस विल गो आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू SIR, क्यों? गोज आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू SIR, क्यों? SIR की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तब इसका यहां से रेजोनेंस रुक जाएगा, दैट मीन्स इट इज दैट दिस डीलोकलाइजेशन विल बी स्टॉप्ड। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये है SIR टू डीलोकलाइजेशन, क्यों? डीलोकलाइजेशन पर बाधा आ गई, क्या कहते हो? डीलोकलाइजेशन पर जो है वो मुश्किल आ गई। तो डीलोकलाइजेशन रुक जाने से क्या होगा? डीलोकलाइजेशन रुक जाने से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पेयर उस नाइट्रोजन पर लोकलाइज हो जाएगा, एंड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एट द नाइट्रोजन विल मेक द नाइट्रोजन मोर बेसिक बिकॉज इट्स डोनेशन पावर विल बी इंक्रीज्ड। और जबकि यहां पर SH2H2O भी लग रहा है, ठीक है ना, SH2H2O की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए और इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, और यही डोमिनेंट होता है, यही डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट ओवर SH2H2O। मैं तुमको फिर से बताता हूं, इसमें दो तरह के इफेक्ट काम आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। SH2H2O है जो बेस की स्ट्रेंथ को घटाने वाला इफेक्ट है, SIR टू डीलोकलाइजेशन है जो बेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला इफेक्ट है। और जब SIR टू डीलोकलाइजेशन होता है तो SH2H2O के ऊपर वो भारी पड़ जाता है, यानी ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो सेकंड बहुत ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? एक एग्जांपल लिख दूं तो करके बताओगे? चलो एग्जांपल लिख रहा हूं भाई, एनिलीन, ठीक है, फिर 2,6-डाइमिथाइल एनिलीन, 2,6-डाइमिथाइल एनिलीन, फिर NN-डाइमिथाइल एनिलीन, ये टर्शरी हो जाएगा, राइट। और फिर है
NN डाई मिथाइल एनिलीन जिसके 2,6 पर भी मिथाइल लग रहे हैं। बताओ इफेक्ट्स बताओ। यहां पर तो SH2H2O है, क्यों? और ये सिंपल टर्शरी है, ये प्राइमरी है, और ये क्या है भाई? ये SIR2 डीलोकलाइजेशन है, क्या ये SIR2 डीलोकलाइजेशन है जो SH2H2O के ऊपर डोमिनेंट है? तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन निकला? फोर्थ। थर्ड भी 3 डिग्री है, फोर्थ भी 3 डिग्री है, लेकिन थर्ड में डीलोकलाइजेशन हो रहा है जबकि फोर्थ में नहीं हो रहा डीलोकलाइजेशन। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्या कहते हो? थर्ड का इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइजेशन की वजह से नीचे आ रहा है और ये नीचे नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा नीचे? क्योंकि आउट ऑफ प्लेन जा चुका है वो। और NH2 आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता। मैंने एक बार बताया था कि NH2 SIR एक्सपीरियंस नहीं करता। बात समझ में आई? तो फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में कौन? फर्स्ट। सेकंड में क्या प्रॉब्लम? SH2H2O लग रहा है, इस वजह से ऐसा है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलो चीजें और बताऊंगा। अब तो ये तय हो गया ना कि एलिफेटिक एमीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं एरोमेटिक की अपेक्षा। जरा बताना। बताओ भाई, अगर मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बोल दूं तो आप किसको ज्यादा बेसिक कहोगे? ये दोनों एलिफेटिक है और ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है और ये एरोमेटिक है, और तो सबसे ज्यादा सेकंड। क्यों? एलिफेटिक ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना। ये सेकेंडरी एलिफेटिक है ना ये। उसके बाद फिर फर्स्ट, ये प्राइमरी एलिफेटिक है, और उसके बाद फिर थर्ड, क्योंकि थर्ड एरोमेटिक है। नहीं समझा तो? बात समझ में आ रही है भाई? सभी को समझ में आया? यदि बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो वो एरोमेटिक होगा। जरा बताओ इन दोनों नाइट्रोजनों में कौन ज्यादा बेसिक है, फर्स्ट या सेकेंड? जो नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा उसको एरोमेटिक बोलेंगे, और जो दूर होगा उसको एलिफेटिक बोलेंगे। सेकेंड, क्योंकि ये एलिफेटिक है। क्यों? और फर्स्ट एरोमेटिक है। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। बेंजीन रिंग बना दी, टर्शरी लिख रहा हूं, मतलब इस पर NN डाई मिथाइल लिख दिया। ठीक है ना? यहां पर भी एक NN डाई मिथाइल लिख दिया, राइट। यहां पर लिख दिया CH2 CH2 NH CH3, और यहां पर लिख दिया CH2 CH2 NH2। अब नंबरिंग कर रहा हूं मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलो केबी का ऑर्डर बनाओ। सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन? सेकंड। कारण बताओ? क्योंकि ये सेकेंडरी एलिफेटिक है। ठीक है ना? उसके बाद फोर्थ, क्यों? प्राइमरी एलिफेटिक है, प्राइमरी है और एलिफेटिक। एलिफेटिक वाले एरोमेटिक से ज्यादा होते हैं। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों टर्शरी हैं। किसको ज्यादा बोलोगे? फर्स्ट को प्लेन से बाहर आ जाएगा, SIR हो रहा है वहां पर। वेरी गुड। तो फर्स्ट भी एरोमेटिक है और थर्ड भी एरोमेटिक है, लेकिन फर्स्ट में SIR2 डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से। वेरी गुड। ठीक है, ये बढ़िया एग्जांपल है ये। इसमें सारा कुछ है, कंसेप्ट यूज हो रहा है। चलो आओ, अब इधर देखेंगे थोड़ा सा पिरिडीन और पायरॉल के बारे में। पिरिडीन के बारे में पहले देखो। C5H5N इसका फॉर्मूला है और इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ये, और यहां पर लोन पेयर। क्या सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर की जरूरत है? नहीं है। तो ये नाइट्रोजन sp2 तो है, लेकिन लोन पेयर इसका क्या है? लोकलाइज्ड है। और ये लोन पेयर जो है ना, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर रहता है। इसका अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर देखें ना तो ऐसे बनता है। जरा सा मुझे बनाने दो पहले।
अगर यहां पर नाइट्रोजन है तो सारे एटम को कहा जाता है कि भाई पी ऑर्बिटल रखो अपना रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्यों? तो रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल होती है। नाइट्रोजन को भी अपना पी ऑर्बिटल रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देना पड़ता है, ऐसे, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? और नाइट्रोजन sp2 होता है तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिसमें से 2 में तो हो जाते हैं बॉन्ड, और ये जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, इसमें होता है लोन पेयर। यहां पर लोन पेयर रहता है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद लोन पेयर, यानी कि नाइट्रोजन का लोन पेयर, पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के प्लेन के पैरेलल जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है उसमें होता है, और एरोमेटिसिटी उधर होती है। लोकलाइज्ड लोन पेयर है, इसलिए इसकी बेसिसिटी अच्छी खासी है, तो पिरिडीन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, ठीक है ना? लेकिन पायरॉल की अगर बात करें, पायरॉल C4H4 C4H5N होता है पायरॉल। स्ट्रक्चर ऐसे होती है, जरा देखो, ऐसे। क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर लिए बगैर एरोमेटिक हो जाएगा ये? नहीं। अच्छा, ये एरोमेटिक है, ये सिस्टम तो एरोमेटिक है ना, पिरिडीन, और इसमें अगर आप H+ एक्सेप्ट करवा दोगे तो जो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो N+ बनेगा ना, उसमें प्लस चार्ज को डीलोकलाइजेशन भी है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज इज रेजो स्टेबल। क्यों? और अभी भी एरोमेटिक है ये सिस्टम, देख लो। सिस्टम को क्या फर्क पड़ा? नाइट्रोजन का H+ तो यहां आया ना, sp2 ऑर्बिटल में के साथ बॉन्ड बना के आया ना, तो प्लस चार्ज को ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगी। देख लो, यहां से ये रेजोनेंस इधर आएगा, प्लस चार्ज यहां पहुंच जाएगा, फिर वहां से आगे पहुंच जाएगा, पूरे सिस्टम पर डीलोकलाइज्ड होगा और सिस्टम भी एरोमेटिक बना रहेगा, ठीक है ना? पायरॉल का मामला थोड़ा अलग है। पायरॉल में क्या होगा, जरा इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखो। पायरॉल में थोड़ा क्या होगा, पायरॉल में नाइट्रोजन के लोन पेयर की जरूरत है सिस्टम को। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो मतलब सिस्टम के पास अपने केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना? तो उसने कहा भाई अपना लोन पेयर जो है वो पी ऑर्बिटल में रख के दो, ठीक है? तो ये बन गए पाई बॉन्ड और ये हो गया लोन पेयर। और ये नाइट्रोजन भी sp2 है, जिसने 3 sp2 ऑर्बिटल बनाई, और तीनों sp2 ऑर्बिटल से जो है वो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना? तो ये नाइट्रोजन भी sp2 है, लेकिन लोन पेयर कहां है? लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। क्यों? डीलोकलाइज्ड है, p ऑर्बिटल में रहता है, p ऑर्बिटल में रहता है, और बाकी पाई बॉन्ड्स के पैरेलल होता है और एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। और अगर इसको H+ दोगे, इसको H+ दोगे तो वो H+ इस p ऑर्बिटल के साथ जाके चिपक जाएगा। क्यों? और जब p ऑर्बिटल के साथ जाके चिपक जाएगा तब ये ऐसा प्लस बन जाएगा, और अब ये नाइट्रोजन sp3 हो जाएगा और सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो उतना स्टेबल नहीं होगा। क्यों? जितना कि पिरिडीन में था। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि पिरिडीन और पायरॉल में कौन ज्यादा बेसिक है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। ये हो गया इसका आउटकम। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई क्यों ऐसा हुआ? पिरिडीन के पास नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है, और H+ के प्रोटोनेशन के बाद भी एरोमेटिसिटी बनी रहती है, और जो कैटायन है वो स्टेबल रहता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। वेयरएज पायरॉल का जो नाइट्रोजन लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, बुरी तरह डीलोकलाइज्ड है, सिस्टम में शामिल है। प्रोटोनेशन करने के बाद एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, तो ये उतना स्टेबल नहीं होता कैटायन इसका, ठीक है ना? यू अंडरस्टैंड? जो बेस ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाएगा वो स्ट्रांग होगा। जरा विचार करो, एक ये कंपाउंड है और एक पिरिडीन है, एरोमेटिक है दोनों, ठीक है ना? दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? विच वन इज मोर बेसिक? सेकंड। क्योंकि पहले वाले में जो ये जो रिंग लग गई ना,
इसका माइनस आई इसको थोड़ा कमजोर कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, पिरिडीन और एनिलीन में जरा कंपेयर कर लो, पिरिडीन और एनिलीन। एनिलीन तो समझते हो ना, यहाँ NH2 लगा हुआ, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? मैं बता देता हूं, यहां पर sp2 है और लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, और ये भी sp2 है और इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा? पिरिडीन। पिरिडीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, और पैरल्स तो ज्यादा है ही। एमाइड सबसे कम बेसिक होते हैं, ठीक है ना। एमाइड्स आर वेरी वीक बेसिस, वीक ऑर्गेनिक बेसिस। ठीक है ना। चलो जरा एक एग्जांपल यहां आपके लिए लिख देता हूं, करके ले आना। ये फर्स्ट और सेकंड में बता देना। और थर्ड भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताना। एक चीज और देखो, एमिडीन्स। मैंने बताया था कि वो जो चारों हैं उनमें सबसे ज्यादा बेसिक यही है, ठीक है ना। एमिडीन क्या होता है? जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2। इसके पास भी दो नाइट्रोजन्स हैं, X और Y। पहले इन्हीं में कंपेयर कर लेते हैं कि X और Y में ज्यादा बेसिक कौन है, ठीक है ना। प्रोटोनेशन करवाते हैं, H प्लस का प्रोटोनेशन होने के बाद जो ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाएगा वो ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कहलाएगा। तो जरा देखो, ये एक कैटायन बन जाएगा जिसको कोई स्टेबिलिटी तो नहीं है सिवाय इस R के प्लस I के। अगर मान लो प्रोटोनेशन X पर करवाया जाए, H प्लस एट X, तो जरा देखो क्या होगा, NH2 प्लस बन जाएगा ये, क्यों? और जब ये NH2 प्लस बनेगा तो यहां से दूसरे वाले Y वाले नाइट्रोजन से इसको प्लस M स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो क्या आप देख रहे हो कि क्या इसमें दो इक्वल RS मिलने वाले हैं? देख लो, क्यों? तो दो इक्वल RS की वजह से ये कैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बताओ Y और X में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? X का ज्यादा Y से, क्योंकि X के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर लोकलाइज्ड, और साथ में प्लस M ऑफ Y भी इसको मिल रहा है, क्यों? Y का प्लस M भी मिल रहा है, इतना फीचर्स है, ठीक है ना। उसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। बात समझ में आई? ये जो नाइट्रोजन है ना डबल बॉन्ड वाला, ये किसी sp3 एलिफेटिक से भी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब जो सेकेंडरी 231 कहा था ना हम लोगों ने, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है एमिडीन का नाइट्रोजन। क्यों? इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, इसको दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन और भी मिल रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? क्यों समझ में आई नहीं बात? इसके बाद एक और कंपाउंड है, नाम है गुआनिडीन। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट known organic nitrogenous base, but it is weaker than any inorganic base, weaker than inorganic bases,
इनऑर्गेनिक में कोई भी एक वीक बेस होगा ना, उससे भी ज्यादा ये वीक होते हैं, ध्यान रखना। हमारा जो सबसे तगड़ा है वो भी इनऑर्गेनिक के सबसे कमजोर वाले से भी वीक है। कोई इनऑर्गेनिक में कौन से NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, ये सब बहुत स्ट्रांग बेसेस होते हैं ना। वीक में कौन सा NH4OH वीक है ना, उससे भी ज्यादा वीक ये होता है। तो ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक बेसिस तो ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। इस गुआनिडीन की स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, ये है X, ये है Y और ये है Z, ठीक है ना। X, Y, Z में पहले फैसला कर लेते हैं। अगर हम Y पर प्रोटोनेशन करें तो Y और Z तो एक ही जैसा है। Y पर प्रोटोनेशन करेंगे तो हमें एक कैटायन मिलेगा ऐसा, NH2+। और अगर X पर प्रोटोनेशन किया तो हमें एक ऐसा कैटायन मिलेगा जिसको Y और Z की ओर से +M का स्टेबिलिटी भी मिल रहा है, देख लो क्यों। तो इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी। तो क्या इसमें 3 इक्वल RS मिले क्या बेटा? तो वेरी स्टेबल ये हो जाएगा। तो अगर हम X, Y, Z में KB का ऑर्डर देखें तो X इज मच मोर बेसिक एज कंपेयर टू Y विच इज इक्वल टू Z। क्यों? X का अपना लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, साथ में उसको Y और Z से +M और मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो गुआनिडीन ऑर्गेनिक बेसिस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नोन बेस है, बट आई टेल यू इट इज वीकर देन एनी इनऑर्गेनिक बेस। एग्जांपल्स करते हैं। बताओ, पहला ये गुआनिडीन डेरिवेटिव है। क्यों? इसमें गुआनिडीन जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा। उसके बाद फिर एमिडीन डेरिवेटिव है ये। उसके बाद फिर ये सेकेंडरी एलिफैटिक। क्यों? और उसके बाद ये है प्राइमरी एलिफैटिक। ठीक है ना? ठीक है भाई, एक और एग्जांपल बना रहा हूं। चलो इसको इतना ही रहने देते हैं। इनका के भी बता दो जरा। पहला गुआनिडीन है, फिर दूसरा एमिडीन है, फिर उसके बाद चौथा पिरिडीन है, फिर तीसरा एनिलीन है। पिरिडीन तो एनिलीन से ज्यादा बेसिक होता ही है। मतलब एक केबी का ऑर्डर बता देता हूं, है ऑर्डर ऑफ केबी। देखो भाई, इस ऑर्डर को अगर याद रखोगे ना तो काफी सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। इसको पहचान लो, गुआनिडीन है, नाम नहीं लिख रहा मैं किसी का,
ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड, इट्स गुआनिडीन। मोस्ट बेसिक है हमारी लिस्ट में, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही है ना। फिर ये इसको पहचान रहे हो, एमिडीन सेकेंड मोस्ट बेसिक, ठीक है ना। इसके बाद 231, ये एलिफैटिक एमिनो की बात हो रही है, लेकिन उसमें आर जो है वो मिथाइल नहीं होने चाहिए, जब आर मिथाइल ना हो, वरना यहाँ थोड़ा सा क्रम में परिवर्तन हो जाता है, फिर वो 213 हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अमोनिया, ठीक है ना। इसके बाद पिरिडीन, नाम चाहो तो सबका लिख लेना नीचे है। उसके बाद तब एनिलीन, उसके बाद पायरॉल। पायरॉल आपको पता है कमजोर है, क्योंकि इसने लोन पेयर एरोमेटिसिटी में डाल रखा है। और सबसे ज्यादा वीक बेस होता है एमाइड, क्योंकि एमाइड का नाइट्रोजन तो डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पर रहता है ना। इसमें कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। अगर पिरिडीन पर कोई ERG लगा दें ना, कोई भी छोटा भी डोनर लगा दें, CH3 भी लगा दें, तो वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक हो जाता है, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन और याद रखना कि अगर फ्लोरो लगा दें तो वो ज्यादा बेसिक है सिंपल एनिलीन से, ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये सब। अगर ये ऑर्डर याद रहा ना तो सारा काम हो जाएगा। हाँ, अगर पिरिडीन तो वैसे अमोनिया से कमजोर होता है, लेकिन अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर लग जाए तो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसका प्लस आई या प्लस एम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है नाइट्रोजन की। अब हो जाएगा, अब कर लोगे इसको। तो आज इसको यहीं रोक लेते हैं, अभी तो बहुत सारी बातें बताना बाकी है, फिजिबिलिटी वगैरह सब।